के पहले हम 10वें वर्ग में फिजिक्स में पढ़ाए थे अपवर्तन। अपवर्तन में हमने समझाया था, याद होगा, कि ये ऊपर में हवा है, नीचे कांच या पानी है, जल है, और ये जो है सतह है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली ये सतह है। और यहाँ हम एक अभिलंब डाल दिए हैं। तो आप लोग को याद होगा कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसकी दिशा मुड़ जाती है। ये सीधे ना जा करके टेढ़ी हो जाती है। तो इस परिघटना को ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं। बताए थे इस बात को, और यही बताए थे कि ये आपतन कोण है I और ये अपवर्तन कोण है R। प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाता है। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, तो उसकी दिशा मुड़ जाती है, और उसकी दिशा का मुड़ना ही अपवर्तन कहलाता है। इसको हम बता चुके थे। और ये तो इसका कारण भी बताए थे कि ये किस कारण से होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाने के कारण उसकी दिशा मुड़ती है। तो मूल कारण चाल में परिवर्तन होना ही है। अब है इसके नियम, हम लोग को सीखना। तो प्रकाश के परावर्तन की तरह ही इसके दो नियम हैं। पहला नियम है, अच्छा इसके बारे में हम लोग जान लें। ये लाइन क्या है, ये मान लिया हम इसको में नहीं चाहिए, समझ लीजिए कि ये है दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है ये। और ये सीधे में जो गया है क्या है, अभिलंब है। और ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा ये जो है ये तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के, ये आपका आपतन बिंदु है। ये जो है ना, ये आपतन बिंदु, सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है ना, उसमें डाला गया अभिलंब। तीनों चीज, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। तो अभिलंब कहाँ डाला गया है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम याद रहेगा।
आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा, दिक्कत है तुम लोग उसको नाम भी डालने सीधा सीधा होगी। Mn क्या है? दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। O क्या है? आपतन बिंदु है। PQ को हम लोग मान लेते हैं अभिलंब, और AO और OB। अब AO क्या है? अपतित किरण। OB क्या है? अपवर्तित किरण। और दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है Mn, इसके आपतन बिंदु O पर डाला गया अभिलंब है PO, ये PQ। ये तीनों जो क्या हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम और समझ आई, बस याद रखना इतना ही। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित माध्यमों, प्रकाश की किसी, प्रकाश की नहीं, प्रकाश के हम लोग कहनी चाहिए, किसी निश्चित, इसको हम समझा रहे हैं, निश्चित माध्यमों के युग्म एवं निश्चित रंग के लिए, निश्चित रंग के लिए प्रकाश के किसी निश्चित माध्यम, निश्चित माध्यम एक माध्यम, जैसे हम लोग यहाँ दो ठो माध्यम निश्चित मान लिए, हवा और एक जल। तो माध्यम के युग्म के लिए एक जोड़ा है ना, माध्यम एक जोड़ा, तो युग्म हो गया। एवं निश्चित रंग, एक निश्चित रंग का रंग भी अगर चेंज होगा तो उस पर कभी असर पड़ता है। तो रंग के लिए आपतन कोण, आपतन कोण की जया, जया अब लोग साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति में सीखे होंगे, ये साइन हो गया, साइन को ही कहते हैं हिंदी में जया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, मैंने यही साइन का अनुपात सदा स्थिर होता है, सदा स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछे स्नेल का नियम क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं। यानी इसके अनुसार क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, किसका किसका अनुपात, आपतन कोण की जया, माने आपतन साइन में क्या, साइड में साइन, और आपतन कोण क्या है, आई, यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की जया, मतलब साइन आर का जो अनुपात होता है क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिरांक हम लोग कह सकते हैं, स्थिर होता है। इसे इसको भी लिख सकते हैं, है ना। हम लोग इसे, अगर हम लोग इसे n मान लें तो ऐसे भी लिख, अच्छा इसको आगे बताते हैं। ये मान हमेशा स्थिर होता है, इसको याद रखना है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के
पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग अपवर्तनांक बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे, ये जल की जगह पर कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, दूसरा पदार्थ हो सकता है, मतलब जो पदार्थ दिया गया हो वो भी हो सकता है दूसरा माध्यम। ये तो हमेशा सब में स्थिर रहेगा, लेकिन ये जिसका भी अपवर्तनांक निकालना हो, उसको हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे माने कांच का निकालना हो तो यहाँ कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे, जल निकालना हो तो जल पदार्थ निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर अपवर्तनांक n हो या म्यू हो, जो भी हो, तो हवा में प्रकाश की चाल को अगर हम लोग c मान लेते हैं और दिए गए माध्यम प्रकाश की चाल को हम लोग v मान लेते हैं, तो n बराबर c बटा v लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग c कर लिए, यहाँ पर v लिख दिए, तो यहाँ पर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर c बटा v। अगर अपवर्तनांक की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आराम से लिखा जा सकता है कि हवा में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी हो सकता है और यही परिभाषा याद रख सकते हैं। ध्यान रहे, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक चमकीला होगा। जैसे वायु का होता है 1 के लगभग, बर्फ का होता है 1.3 1 के लगभग, है ना। बेंजीन का 1.5 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, फिलंट कांच का 1.65 होता है, मणि का 1.7 होता है, नीलम का 1.77 होता है और हीरा का 2.42 होता है। तो इसका मतलब है कि हीरा सबसे अधिक चमकीला होता है, इसीलिए क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, इसे याद रखें। इस पर अगले बार हम लोग आंकिक प्रश्न बनाएंगे, इस पर आधारित। इस पर मैथ भी आता है बनाने के लिए, परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। आज इतना याद रखें आप लोग। ठीक है।